फ्रेंड्स, आज हम लोग आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आरबीआई से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आरबीआई के बारे में सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। आरबीआई क्या है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये क्लियर होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये इंडियन बैंक है। ठीक है, तो आरबीआई जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई इस्टेब्लिश किया गया था। जो एक्ट, जिस एक्ट के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था वो एक्ट था आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के बेस पे आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। बाद में इसको 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि इसमें पहले जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, जो प्राइवेट हिस्सेदार थे, वो अब नहीं रहे। 100% हिस्सेदारी जो है वो गवर्नमेंट की अब हो गई। आरबीआई में 100% हिस्सेदारी गवर्नमेंट की हो गई, यानी कि अब पूर्णतः ये सरकारी बैंक हो गया। कब? 1 जनवरी 1949 को, जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, आरबीआई जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, बैंकर्स बैंक भी कहते हैं, गवर्नमेंट्स बैंक भी कहते हैं। अब बैंकर्स बैंक क्यों कहते हैं? कि जैसे मान लीजिए कि किसी इंसान को यदि पैसे की ज़रूरत होती है तो लोन लेने के लिए बैंक के पास जाते हैं। यदि एक्सेस पैसा होता है तो डिपॉजिट करने के लिए बैंक के पास जाते हैं। उसी तरह यदि भारत के बैंकों को यदि पैसा पार्क करना होता है या पैसा उधार लेना होता है तो वो आरबीआई के पास जाती है। इसीलिए आरबीआई बैंकों का बैंक है। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट्स बैंक, तो उसी तरह से गवर्नमेंट भी नीड में आरबीआई से पैसा लेती है, तो इसीलिए आरबीआई को गवर्नमेंट का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले कलकत्ता में था, लेकिन 1937 ईस्वी में आरबीआई के हेडक्वार्टर को कलकत्ता से ट्रांसफर करके मुंबई ले आया गया। 1937 से पहले ये कलकत्ता में हुआ करता था आरबीआई का हेडक्वार्टर। आरबीआई के गवर्नर प्रेजेंट टाइम में शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें गवर्नर हैं और 12 दिसंबर 2018 से ये इस पद पे पोस्टेड हैं। अब है कि फर्स्ट गवर्नर, जिस समय में इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, उस समय में कौन थे इनके गवर्नर? उस समय में ओसबर्न स्मिथ इसके गवर्नर थे। और 1943 से 1949 तक सीडी देशमुख इसके गवर्नर रहे थे। जिस पीरियड में, इसी पीरियड में आपको आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, प्लस इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ वो भी इसी पीरियड में हुआ। इसलिए यदि यहां से क्वेश्चन बनता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सीडी देशमुख, आफ्टर नेशनलाइजेशन फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सीडी देशमुख। ठीक है, यदि ऐसे पूछेगा कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई देन ओसबर्न स्मिथ, बट यदि आपको बता देगा कि आफ्टर नेशनलाइजेशन फर्स्ट गवर्नर देन सीडी देशमुख, ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में शक्तिकांत दास हैं जो 25वें गवर्नर हैं, 12 दिसंबर 2018 से इस पद पे कार्य कर रहे हैं। आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जो गवर्नर को असिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द preamble of the RBI describes its basic function as to regulate the issue of banknotes, keep reserves to secure monetary stability in India and to operate credit and currency system। RBI जो है इसका मेन फंक्शन है मुद्रा इशू करना। मुद्रा जारी करती है आरबीआई, और मार्केट में जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी होती है उसको बना के रखना आरबीआई का काम है। ये आरबीआई का काम है कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी को आरबीआई बना के रखे। आरबीआई
एक्टेड एज बर्मा सेंट्रल बैंक अंटिल अप्रैल 1947 तक। आरबीआई जो है प्रेजेंट टाइम में जो म्यांमार है, पहले बर्मा था, उसका सेंट्रल बैंक आरबीआई ही था। कब तक? अप्रैल 1947 तक। ठीक है। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन के सिफारिश के आधार पर हुई थी। आरबीआई की स्थापना। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में देखिए, हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक, इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बीच में ताड़ का पेड़ और बाघ। ठीक है, यह है आरबीआई का लोगो। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में पूछा जाएगा कि क्या है, तो ताड़ का पेड़ है और बाघ है। ठीक है। आरबीआई के फंक्शन तो ऐसे बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो देख लीजिए क्या क्या है। इशू ऑफ बैंक नोट्स, बैंक नोट इशू करना आरबीआई का काम है। एक्ट एज बैंकर्स बैंक, मैंने बताया कि बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है आरबीआई। गवर्नमेंट के बैंक के रूप में भी आरबीआई कार्य करती है। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। इंडिया में जो फॉरेन करेंसी रिजर्व होती है ना, उसका देखरेख, उसका कस्टोडियन का कार्य आरबीआई करती है अपने इंडिया में। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है उसको रेगुलेट करती है आरबीआई। ठीक है। एंड रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम लाइक एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, रुपे पेमेंट सिस्टम, सारे को रेगुलेट और सुपरवाइजर के रूप में कार्य करती है आरबीआई। डिटेक्शन ऑफ फेक नोट्स एंड डेवलपमेंट रोल, ये सारे आरबीआई के कार्य हैं। अब डेवलपमेंट रोल में क्या हो सकता है? डेवलपमेंट रोल में देखिए क्या होगा कि कोई बैंक है, वो चाहेगी कि बिजनेस बढ़ाने के लिए अपना सारा ब्रांच जो है वो अर्बन एरिया या सेमी अर्बन एरिया में खोले, लेकिन आरबीआई उसको कहती है कि आप अपने बैंक जितना भी बढ़ा रहे हैं उसका सर्टेन परसेंटेज वो आपको रूरल एरिया में खोलना है। इससे क्या होगा कि वीकर सेक्शन तक भी बैंकिंग फैसिलिटी पहुंच पाएगी। तो ये है डेवलपमेंट रोल, जिसमें कि वीकर सेक्शन की ओर ध्यान दिया जाता है। तो ये आरबीआई का रोल है। आरबीआई बैंकों को बताती है कि आपको रूरल एरिया में बैंक खोलना और वीकर सेक्शन को सर्विस प्रोवाइड करना है। आरबीआई के मुख्य कार्यों में से एक है नोट प्रिंट करना। ठीक है, नोट प्रिंट करना है। तो नोट प्रिंटिंग से रिलेटेड ये टॉपिक्स हैं कि प्रिंटिंग प्रेस जो है नोट का वो कहाँ कहाँ पे है। नासिक जो महाराष्ट्र में है और देवास एमपी, इन दो जगहों पे जो प्रिंटिंग प्रेस है इसका देखिए, इसको रेगुलेट करता है एसपीएमसीआईएल, यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है एसपीएमसीआईएल। नासिक और देवास की प्रिंटिंग प्रेस जो है इसको एसपीएमसीआईएल हैंडल करती है। और मैसूर कर्नाटका और शाल्बोनी वेस्ट बंगाल, यहाँ पे जो है इसको बीआरबीएनएमपीएल ऑपरेट करती है। बीआरबीएनएमपीएल जो है ये आरबीआई के द्वारा आउंड कंपनी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, बीआरबीएनएमपीएल का फुल फॉर्म बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। मैसूर और साल्बोनी को ऑपरेट करती है बीआरबीएनएमपीएल। नासिक और देवास को एसपीएमसीआईएल ऑपरेट करती है। अब देखिए, मुद्रा जो है, 1 रुपया के सिक्के और नोट, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्का बनाती है और नोट जो है इसको भी छापती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उस पर सिग्नेचर भी जो होगा वो होगा वित्त सचिव का। ठीक है, 1 रुपीज कॉइन आर issued by Government of India and RBI works as an agent of Government of India to distribute and handling of coins। ठीक है, देखिए कॉइन की जो मिंटिंग है वो कहाँ कहाँ पे होती है? मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद में। ठीक है, इन 4 जगह पे कॉइन्स की मिंटिंग होती है। 1 रुपया का नोट जो है और 1 रुपया का सिक्का जो है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, और आरबीआई जो है इसको क्या करती है? कस्टोडियन के तौर पे अपने पास रखती है। ठीक है, और इसको मार्केट में लाने का कार्य आरबीआई करती है। अब देखिए
किस फेस वैल्यू तक आरबीआई पैसे नोट प्रिंट कर सकती है। जैसे आप देख रहे होंगे अभी 1 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक का नोट मार्केट में अवेलेबल है। तो कभी दिमाग में आता होगा कि 5000 रुपये का नोट हो सकता है या नहीं हो सकता, 6000 का नोट हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल हो सकता है, 10,000 रुपये तक का नोट हो सकता है। आरबीआई के पास पावर है कि वो 10,000 रुपये तक का नोट प्रिंट कर सकती है। कॉइन के केस में सेम कुछ है कि जैसे अभी आप देख रहे होंगे 10 रुपये का कॉइन है, 5 रुपये का है, 2 रुपये का है, 1 रुपये का है। 1000 रुपये तक का कॉइन आरबीआई निकाल सकती है और 10,000 तक का नोट प्रिंट करवा सकती है। ठीक है। न्यू 500 एंड 2000 नोट इशूड ऑन 8 नवंबर 2016। डिमोनेटाइजेशन आप लोग को याद होगा। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे 8 नवंबर 2016 को नया 500 और 2000 तो पहली बार लॉन्च हुआ था। पुराने वाले 500 नोट और पुराने वाले 1000 के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया गया। नए वाले 500 और 2000 के नोट 8 नवंबर 2016 को इशू किए गए। ठीक है। इससे पहले 1000 रुपये का नोट नहीं, 1000 रुपये का 2000 का नोट इससे पहले नहीं चलता था। 8 नवंबर 2016 से 2000 रुपये के नोट भी इशू हो गए। नेक्स्ट देखिए क्या है, आरबीआई के जो कुछ मेन फंक्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं। आरबीआई मैनेजेस फॉरेक्स एंड गोल्ड रिजर्व्स ऑफ द नेशन। आरबीआई जो है फॉरेक्स और गोल्ड रिजर्व को आरबीआई मैनेज करती है। आरबीआई इनकरेज बैंक टू ओपन देयर ब्रांच इन रूरल एरिया सो दैट वीकर सेक्शन कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। ये मैंने आपको बताया, आरबीआई जो है वो बैंकों को बताती है कि आप रूरल एरिया में बैंकों को खोले, जिससे क्या होता है कि फिनेंशियल इंक्लूजन, आप जानते होंगे फिनेंशियल इंक्लूजन वही है कि जो रूरल एरिया में लोग हैं उसको बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराना। तो ये आरबीआई का काम है। ये आरबीआई जो है बैंकों को बोलती है कि आप रूरल एरिया में बैंकिंग सर्विसेज दीजिए, रूरल एरिया में अपने ब्रांच का एक्सपेंशन कीजिए, रूरल एरिया के लोगों को बैंकिंग सर्विस दीजिए। ये है फिनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सब को कंट्रोल करना आरबीआई का काम है। रेपो रेट के बारे में आप जानते होंगे। रेपो रेट क्या है कि यदि बैंक को फंड की ज़रूरत हो तो बैंक किसके पास अप्रोच करेगी? आरबीआई के पास अप्रोच करेगी। तो आरबीआई जो बैंक को पैसा देगी तो उससे कुछ इंटरेस्ट लेगी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई बैंक से कलेक्ट करेगी वो कहलाएगा रेपो रेट। रेपो रेट का हमारे इकोनॉमी पे, एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ता है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर पे। उसमें मैंने पूरा उसको समझाया हुआ है कैसे रेपो रेट जो है वो हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड है, कैसे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट यदि बढ़ता है घटता है तो उसका कैसे इंपैक्ट पड़ता है वो मैंने बताया हुआ है। सेम केस है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या है कि यदि बैंकों के पास पैसे ज़्यादा हो गए तो बैंक उस पैसे को आरबीआई के पास पार्क करेगी, तो उस पैसे पर आरबीआई जो इंटरेस्ट बैंक को देगी वो रेट हो जाएगी रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। सीआरआर, बैंकों को अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कुछ परसेंट जो है वो आरबीआई के पास रखना होता है, ताकि यदि एक बार में बहुत सारे कस्टमर कैश विड्रॉल का डिमांड कर दें तो बैंक उसको फुलफिल कर पाए। इस चीज़ के लिए आरबीआई बैंकों को सीआरआर के रूप में कुछ परसेंटेज जो है फिक्स रहता है, इतना परसेंटेज सीआरआर रेट है, जो परसेंटेज होगा सीआरआर का उतना अमाउंट उसके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का आरबीआई के पास रखनी होगी। एसएलआर, एसएलआर वैसा परसेंटेज है उसके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का जो बैंक को अपने पास एदर कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड के रूप में अपने पास रखना होता है, वो हो गया एसएलआर। तो इन सारे का इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे पड़ता है और इन सब से गवर्नमेंट जो आरबीआई जो है वो क्या करती है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को कंट्रोल करती है मार्केट में। ठीक है। रिसेशन को जो कंट्रोल किया जाता है उन सब का यही है, रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, इन सब को लेकर के हमारा रिसेशन को जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। यदि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर इन सब में चेंजेज आती है तो बैंक में देने वाले लोन लाइक
हाउसिंग लोन, कार लोन, पेंशन लोन, बाकी लोनों पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता और बढ़ता है, वो इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ कि आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में जाएं, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। यदि वो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप भी देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।